हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप हिंदी से टीजीटी, पीजीटी, DTSSB, केवीएस, एनबीएस, यूपी, टीजीटी या फिर रीट या किसी भी स्टेट में आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो ये समझिए महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए ही है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी हम कहाँ पहुंच गए? छायावादी युग। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल कंप्लीट कर लिया है और आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और हम पहुंच गए छायावादी युग पर। छायावादी युग में आज हमारा भाग 4 है। छायावादी युग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे ही प्रश्नों को मैं आज लेकर आपके लिए आई हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जो आपकी परीक्षा में आपको एक कदम आगे लेकर जाएगी, आपकी परीक्षा को और दुरुस्त और मजबूत आपको बनाएगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इस प्रकार अपनी परीक्षा में प्रश्न करके एक सफलता हासिल कर सकते हैं। एक अच्छे तरीके से तैयारी को कैसे करना है वो लगातार आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको हर तरीके के प्रश्नों के साथ साथ आपको डिटेल में भी पढ़ा रही हूँ, व्याकरण में भी। आप प्लेलिस्ट में जाकर, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के सारे लिंक सेव किए हुए जो आपके आदिकाल, भक्तिकाल जितने भी वीडियो मैंने पढ़ा दिए, तो वहां से जाकर आप वीडियो को पढ़ सकते हो जो पुराने वीडियो हैं। और इसलिए अगर आप अभी तक आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप पुरानी वीडियो को देख सकें और आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आप अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद करिए, क्योंकि हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। तो जो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब भी हम परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। आज हमारा मन किया, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, फिर कल मन नहीं किया तो फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा। इस तरीके से हमारा मन जो है ना, मन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन से ही हम सारी चीजें कर सकते हैं। मन अगर आपका नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आप अगर मन नहीं कर रहा तो आपके पास समय होते भी आप नहीं पढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छी बात भगवान कृष्ण ने बोली है। क्या बोला है? कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, अर्जुन को उपदेश देते वक्त उन्होंने बोला था। अर्जुन का मतलब है कि हम सबको उन्होंने वर्तमान में अगर देखेंगे, अर्जुन के माध्यम से उन्होंने पूरे मनुष्य जाति को एक संदेश दिया है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए, उसको हमें अपने मन से भी निकाल देना चाहिए। और जो चीज हमारे हाथ में है, जो चीज हमारे हाथ में है उस पर हमने पूरा फोकस करना चाहिए, उस पर हमें पूरा फोकस करके उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात क्या होगा, कैसे होगा, वो तो फल भगवान के हाथ में है। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? अर्थात कर्म हमारे हाथ में है, तो हमें अपने कर्मों पर, अपनी तैयारी पर फोकस रखना चाहिए और बदल देनी चाहिए अपनी किस्मत को। फल तो भगवान के हाथ में है। और दूसरी बात, अगर आप इनडायरेक्ट में देखेंगे, आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फल आपको कहाँ से मिल जाएगा? भगवान भी तो फल उन्हीं को देते हैं जो कर्म करते हैं। तो आपके कर्म पर आपका पूरा कंट्रोल है, आप उन्हें कर सकते हो। तो इतनी मेहनत करो कि अपने आप अपनी किस्मत को बदल लो, सारे लोगों की सोच आपके प्रति बदल जाएगी। तो बढ़ते हैं इसी सोच के साथ आगे। आज का हमारा, इससे पहले हमने 145 क्वेश्चन छायावादी युग में कंप्लीट कर लिए। लगभग 500 प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। सब जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, पात्र क्या है, रचना क्या है, लाइनें क्या है, पंक्तियां क्या हैं, हर तरीके के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मैं सारे के सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? पत्र पत्रिकाओं के भी मैंने आपको बार बार, मैं अपनी हर एक वीडियो आपको बताती हूँ कि हमें किस प्रकार से नोट्स तैयार करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना नोट्स तैयार करना ही करना है। दूसरे के नोट से आप समझ सकते हो, लेकिन अपने नोट से आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा सकते हो चीजों को, क्योंकि वो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में, खुद के तरीके से लिखा हुआ है। आपकी अपनी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से आपने बनाया है उसे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि छायावाद, छायावाद मतलब जो छायावादी युग है उसका घोर समर्थक, मतलब पूरी तरीके से समर्थन, ऐसा चारों ही पत्र पत्रिकाओं के नाम है। तो जागरण है, कैसे आप याद रखेंगे इसको? छोटी सी ट्रिक है कि जब हम देखते हैं दिन में छाया हमें कम नजर आती है, लेकिन जब हम रात की बात करते हैं तो हमें किसी की छाया दिखती है ना, रात में डर लगता है छाया। तो जब जगते हैं तो हम छाया देख सकते हैं किसी की, और हम जग नहीं रहे हैं तो हमें किसी की छाया नहीं दिखेगी। ठीक है, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जब भी आप रात में जग रहे हो तो हमें छाया दिख सकती है किसी की, लेकिन दिन में नहीं। ये सिर्फ एक फनी ट्रिक आपको याद रखने के लिए, और कुछ नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। तो छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी छायावाद में 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद पंत, निराला वर्मा। तो उसी में से महादेव वर्मा एक है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। पहला है ज्ञानपीठ, दूसरा हिंदी साहित्य, तीसरा है व्यास पुरस्कार। ठीक है, तो आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैंने पिछली क्लास में आपको महादेव वर्मा से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं थी उनको बताया था, और वहां पर भी आपको डिस्कस किया था, बताया था कि किस तरीके से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो या माँ, निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, ठीक है, ये है यामा। ठीक है, यामा पर बैठकर हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ, ज्ञान की पीठ पर, यानी कि यामा पर बैठकर जा रहे हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने के लिए जब हम कुछ खरीदने के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आजकल में साधन चाहिए ना, तो यामा मोटरसाइकिल चलती थी। मोटरसाइकिल कौन सी है? यामा मोटरसाइकिल पर बैठकर हम कहाँ जा रहे हैं?
ठीक है, कुछ भी पुरस्कार लेने जा रहे हैं इस तरीके से, ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने जा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। नेक्स्ट है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेव वर्मा और दिनकर जी, ठीक है, और आपका सुमित्रानंदन पंत जी, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताना दिनकर की कौन सी रचना है, तो ये उर्वशी, कौन सी है, उर्वशी, जिन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इस क्वेश्चन पे आप ना एकदम स्टार बना लीजिए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि सैम उर्वशी नाम की एक रचना और है इसी नाम से। लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें कि अगर उर्वशी चंपू काव्य पूछा जाता है कि उर्वशी चंपू रचना जो है वो किसकी है, चंपू का अर्थ है गद्य और पद्य में लिखी हुई रचना को हम चंपू काव्य, चंपू रचना कहते हैं। तो चंपू रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और उर्वशी लिखा हुआ है, उर्वशी रचना किसकी है, तो दिनकर जी की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, दिनकर जी को उर्वशी पर, वहां जयशंकर प्रसाद भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं 1903 से लेकर 1920 तक। तो इनको पूछा गया कि इन्होंने एक निराला जी की एक रचना थी जिसको उन्होंने छापने से मना कर दिया था, जो आगे चल के बहुत ही प्रसिद्ध हुई, बहुत ज्यादा। तो कौन सी है, जूही की कली। नेक्स्ट है निराला के प्रिय कवि कौन है, निराला के प्रिय कवि कौन है, राम की सत्य पूजा, निराला ने तुलसीदास, बहुत सारी की रचनाएं उन्होंने लिखी है, किस पर, तुलसीदास पर। तो इनके प्रिय कवि कौन है, तुलसीदास जी। कौन है, तुलसीदास जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है। इन्होंने सबसे ज्यादा किस कवि को लिखा है, कबीरदास को इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन जयसी कवि, जयसी, तुलसीदास, ठीक है, इनके ऊपर लिखा, लेकिन कबीरदास पे थोड़ा सा कम लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यहाँ पर पूछा गया कौन है, तुलसीदास, कबीरदास, भारतेंद्र या फिर घनानंद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो प्रिय कवि हैं वो आपको बताने हैं कौन है, वो है आपके तुलसीदास जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूछा गया आपसे कि मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की है, मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की है। तो मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की है, श्याम सुंदर दास ने। जब अपना काव्य शास्त्र पढ़ेंगे वहां ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाप्राण के नाम से, बहुत ही एक सिंपल सा प्रश्न है, अगर हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो ये प्रश्न तो हमें पता ही होगा। महाकवि निराला, ठीक है, महाप्राण की उपाधि किसको मिली है, कवि निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी को मानव चेतना, ध्यान रखना कामायनी पर पूरा वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, बहुत सारे प्रश्न कामायनी से आते हैं अलग अलग तरीके से। कामायनी को किसने क्या बोला, कितने सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं पिछली वीडियो में बता चुकी, 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग को क्या बोला गया, चिंता, सबसे बड़ा सर्ग कौन सा, अंतिम सर्ग कौन सा है, इस तरीके से। तो कामायनी को किसने क्या बोला है, महाकाव्य यानी कि मानव चेतना का विकास किसने बोला है, ये किस कवि ने बोला है आपको बताना है, ठीक है। तो ये किसने बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नंदुलारी वाजपेयी ने, या रमेश कुंतल मेघ ने, आपको बताना है। आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर लिखिए जिससे आपको पता चल सके कि मेरी तैयारी कितनी है, मुझे और तैयारी कितनी करनी बाकी है। तो ये बोला है डॉक्टर नगेंद्र जी ने, किसने बोला है, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है, फैंटेसी मतलब काल्पनिक के तरीके से। तो फैंटेसी के कवि कौन है, मुक्तिबोध, कौन है, मुक्तिबोध। ऐसे भी आप कुछ पकड़ सकते हो रचनाओं को, आपको पता हो जाएगा कि हाँ फैंटेसी कवि कौन है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट है एक फूल की चाह, इस पर भी आप स्टार लगाइए, मोस्ट कंफ्यूजिंग रचना है, क्योंकि इस तरीके की रचना और भी हमारे पास है और हम अक्सर एग्जाम में गलत करते हैं। एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए आपको 10 से 15 प्रश्न बहुत ज्यादा सिमिलर रचनाओं वाले पूछ लेगा। एक फूल की चाह अगर कविता पूछी जाती है तो सियाराम शरण गुप्त की, याद कैसे रहेंगे, सिया राम, सीता राम, ठीक है, कि शरण में हमें जाना तो केवल एक फूल चाहिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए भगवान के, हम चरणों में एक फूल ही अर्पित कर देंगे। सिया राम की शरण में जाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फूल चाहिए। अब ध्यान से देखना है कि अगर पुष्प की अभिलाषा पूछा जाए, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब भी इच्छा होता है, तो एक फूल की चाह है सियाराम शरणगुप्त की, और एक पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, ठीक है, वो किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। आपको ध्यान रखना दोनों ही सिमिलर कविता है। नेक्स्ट है आंसू की बालिका, आंसू की बालिका किसकी कविता है, आंसू की बालिका जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या फिर महादेव वर्मा। आपको बताना है किसकी है, तो ये है आपके सुमित्रानंदन पंत जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, मोस्ट पंक्ति है, ठीक है, इस तरीके के डीएसएसबी का फेवरेट ये पंक्तियां हैं, तो आपको याद रखनी है। पंक्तियों को आपको युग वाइज लिखनी है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंद्र युग, और फिर उनको दिन में 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको देखते देखते ही वो याद हो जाएंगे। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है वो किसने बोली है, जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला, पंत जी, सब रहस्यवाद, छायावाद एक रहस्यवाद है, एक जैसी रचना है, आपको लगेगा कि अरे ये तो पंक्ति निराला जी की है, महादेव वर्मा की है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। तो ये आपको देख बार बार अभ्यास करने से आप इनको कंठस्थ कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है, और ये एक आसान पंक्ति है, एक बार पढ़ने पे आप हमेशा इसको याद रख सकते हो। ज्यादातर मजदूरों पर, किसानों पर हमारे किस कवि ने लिखा है, तो वो हमारे निराला जी हैं, सॉरी प्रेमचंद जी हैं, जिन्होंने गोदान लिखा, मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है।
ठीक है। भारतीय किसान कृषक वर्ग जो हमारा समाज था उस पर प्रेमचंद जी ने अपनी कलम चलाई हुई है, तो प्रेमचंद जी हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसको कैसे याद रखेंगे, जन समूह के हृदय, जन समूह, भारत के जन समूह यानी कि जनता के हृदय में किसकी मूर्ति विराजमान है, बाल कृष्ण भगवान की। छोटे से बाल कृष्ण कान्हा जी की जो है ना छवि हर जन समूह के हृदय में विराजमान है। जन समूह के हृदय में बालकृष्ण की जो छवि है वो विराजमान है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसकी रचना, किसका कथन है, बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये याद हो रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुल गए छंद के बंद, खुल गए छंद के बंद, आपको बताना है ये जो पंक्ति है वो किसकी है, खुल गए छंद के बंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके 500 प्रश्न की सीरीज छायावाद युग से। तो ये है आपके प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। तो छंद बंद पंत, छंद बंद पंत। नेक्स्ट है छायावाद विलायती अभिव्यंजना, ये भी एक, इस पर भी आप स्टार लगा दीजिए। ये हम कुछ क्वेश्चन है जो आप अभी आपसे जैसे फैंटेसी की बात कर रहे हैं, अभिव्यंजनावाद की बात कर रहे हैं, ये हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको डिटेल में। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये किसने बोला है, ये परिभाषा किसने दी है कि छायावाद जो है वो क्या है, अभिव्यंजनावाद है विलायती संस्करण का, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। नेक्स्ट है उर्वशी चंपू काव्य, अभी जब आपको बता रही थी। ठीक है, अगर उर्वशी से पूछा जाता है तो रचना किसकी है, दिनकर जी की। ठीक है, अगर अगर ये पूछा जाए चंपू काव्य किसका है, चंपू काव्य से आपको बताया था जयशंकर प्रसाद जी का है। गद्य और पद्य में लिखी हुई रचना को चंपू काव्य कहते हैं। रूप तरंग, रूप तरंग, रूप तरंग यानी कि रूप इतना सुंदर है, ठीक है, किसका है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की है ये काव्य कृति। नेक्स्ट है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, अब आप इसको देखिए कैसे, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य ही तो साहित्य लिख सकता है। इस पृथ्वी पर अभी जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उसमें से केवल मनुष्य है जो साहित्य लिख सकता है, और कोई भी जीव नहीं जो साहित्य। ये बात कौन कह रहा है, हजारों लोग कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों लोग कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य लिख सकता है। साहित्य का लक्ष्य किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है हमारा कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य, कामायनी को रसात्मक महाकाव्य किसने बोला, इस तरीके से रसात्मक महाकाव्य, फैंटेसी महाकाव्य, अलग अलग तरीके से विलायती अभिव्यंजना का संस्करण किसने कहा है, तो ये संज्ञा किसने दी है। ठीक है, आपको बताना है कि कामायनी को जो है रसात्मक महाकाव्य, ठीक है, रसवादी आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर किसने बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद का पतन, देखो जब छायावाद का पतन, इसको कैसे रखेंगे, देवराज इंद्र को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, कभी बारिश करने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, सब कुछ फसल का पतन कर देते हैं, सब कुछ फसल नष्ट कर देते हैं, आए दिन बारिश कर देते हैं कुछ भी। तो देवराज इंद्र, देवराज दिनेश, देवराज की रचना है ये छायावाद का पतन, इंपॉर्टेंट रचना है। आगे बढ़ते हैं, सीकर, ठीक है, सीकर रचना ये भी पूछी गई है डीएसएसबी के एग्जाम में, आपको बताना है कि सीकर काव्य कृति किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। नेक्स्ट वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, सुकुशावास, ब्रह्मवाहन, कानन कुसुम, आपको याद आया किसकी रचना है, ये है आपके जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट है निराला की तुलसीदास कृत रचना, अभी पूछा था निराला के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है, तुलसीदास, और तुलसीदास पर उन्होंने लिखी हुई है कविता, तुलसीदास के नाम से ही एक कृति है, वो किस विधा में आएगी, विधा आपको बताया था मैंने, कविता कहानी उपन्यास सभी गद्य और पद्य की विधाएं हैं। तो यहाँ पर जो है तुलसीदास वो है इनकी खंड काव्य, जबकि राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, तुलसीदास खंड काव्य। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास एक महाकाव्य हिंदी खड़ी बोली का। ठीक है, प्रिय प्रवास किस तरह का काव्य है, तो ये कृष्ण काव्य है, क्योंकि इसका पहले नाम था ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना विलाप, ब्रज की अंगनाओं का विलाप, भगवान कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इसको मंगला प्रसाद इसमें पारितोषिक भी मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हुक्के का धुआं, हुक्के का धुआं आपको बताना है किसकी कविता है, हुक्के का धुआं, सुमित्रानंद पंत, दिनकर प्रसाद या फिर निराला। देखो यहाँ पर मित्र मंडली, सुमित्र, जैसे अच्छे मित्र कुमित्र मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हुक्के का धुआं उड़ाते हैं। आप देखते हो आजकल जो न्यू जनरेशन है, बहुत सारे ऐसे जो कुमित्र होते हैं, माने कि बुरे मित्र, झुंड बना के ग्रुप बना लेंगे, पढ़ाई क्लास बंक कर देंगे, जाके धुआं यानी कि सिगरेट वगैरह पीना। और सुमित्र, सु मतलब अच्छे मित्र, अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो वो हुक्के का धुआं नहीं उड़ाते, वो पढ़ाई की बातें करते हैं, वो फ्यूचर की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये सिर्फ फनी ट्रिक है जिससे हम अपनी रचनाओं को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा कहीं रिलेट नहीं करना है, बस हमें याद रहे, ये हमारा तरीका है। हुक्के का धुआं क्या हो जाएगा, सुमित्र, अच्छे, सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट है पंत को छायावाद का जनक किसने माना, सुमित्रानंद पंत को भी छायावाद का, ये छायावाद के जनक अलग अलग राइटर हैं, छायावाद के ऊपर पंक्तियां, छायावाद को किसने कौन सा जनक माना है, तो पंत को किसने माना है छायावाद का जनक, आपको बताना है। तो ये माना है नंदुलारे वाजपेयी जी ने, किसने माना है, नंदुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट है प्रसाद जी को किसने माना है छायावाद का जनक, क्योंकि प्रसाद पंत निराला वर्मा सभी छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। तो किसी के अनुसार पंत जी हैं छायावाद के जनक,
किसी के अनुसार छाया जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो छायावाद में जयशंकर प्रसाद तो नंदलाल वाजपेयी के अनुसार है, लेकिन जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? नंदलाल वाजपेयी जी ने सुमित्रानंद पंत को माना है, और जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? इलाचंद जोशी। किसने माना है? इलाचंद्र जोशी। नेक्स्ट है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पिष्ट पेषण। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए और इसका मीनिंग लिख लीजिए। पिष्ट पेषण का अर्थ होता है पुनः पीसना, दोबारा से पीसना। कोई काम आपने मान लो पीसना मतलब गेहूं पीसना ऐसे, और फिर दोबारा से उसे पीसना, मतलब एक बार किया हुआ कार्य को दोबारा से करना, ठीक है, पुनः पीसना एक तरीके से। तो छायावाद में कायिक भावनाओं का, जो कायिक भावना है उनको दोबारा से पीसा जा रहा है। ऐसी किसने ये लाइन जो बात कही है, किसने बोला है? तो ये बात किसने बोली है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, यहाँ पर दी हुई कुछ पंक्तियों के रचनाकारों के नाम बताने हैं। बहुत सारी पंक्तियां दी हैं। तुलसी भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ठीक है, तुलसीदास की बात कर रहे हैं। ठीक है, महावीर मैथिली शरण गुप्त की रचना है, दो ये पंक्ति है। किसने बोला? मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये 12th क्लास में क्षितिज जो है हमारी रचना है, बुक है, जिसमें दिया हुआ है कार्लेनिया का गीत। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसमें लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां ये सारी की सारी, आह से उपजा होगा ज्ञान, तो ये आपके सुमित्रानंद पंत जी की। नेक्स्ट है, छायावाद युग किस विधा के आधार पर छायावाद युग का नाम, वो प्रसाद युग का नामकरण हुआ। ठीक है, प्रसाद युग का नामकरण हुआ, तो ये है आपका नाटक। नेक्स्ट है, प्रसाद जी के नाटक बहुत ही ऐतिहासिक नाटक, प्रसिद्ध नाटक है, इसलिए प्रसाद युग। प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार माने जाते हैं, यानी कि पहले के, पूर्ववर्ती मतलब पहले के, तो ये हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश नहीं है, लेकिन ये प्रताप नारायण मिश्र भारत युग के हैं। ठीक है, तो इनसे पहले के हो गए। नेक्स्ट है, होगा फिर दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतना का निरावासर। ठीक है, निश्वासर, जड़ से चेतना का निश्वासर, किस काव्य रचना की पंक्ति है आपको बताना है? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग, या फिर सरोज स्मृति। ठीक है, चारों ही रचनाएं आप देखेंगे ये तुलसीदास जी, सॉरी निराला जी की रचना है। निराला जी की रचना, तो आपको बताना है कि इसमें से ये जो लाइन बोली है वो किस पंक्ति से है, तो ये आपके तुलसीदास जी से। ठीक है, तुलसीदास अभी बताया था मैंने आपको, कैसी रचना है? खंड काव्य। नेक्स्ट है, समरस थे जड़ या चेतना, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस थी, आनंद अखंड घना था। किसकी पंक्ति है आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। कामायनी वगैरह आप देखेंगे, उसकी बहुत सारी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता कह वह कल्पित गेह। ये पंक्ति काव्य रचना की किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं आपको बतानी है कि किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? ये आपके कामायनी की हैं। कामायनी की मोस्ट इंपोर्टेंट सर्गों को याद करना, क्रम से लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। काव्य में रहस्य, छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। काव्य में रहस्य कोई बात है या है ना ऐसा जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करें। किसकी ये पंक्ति है, किसकी काव्य पंक्तियां हैं आपको बताना है? तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। नेक्स्ट है, अपने ही सुख दुख के रंगों में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा। अपने ही सुख दुख के रंगों में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का अपना रूप है। क्योंकि छायावादी कवियों ने प्रकृति को ही माध्यम बनाया है। उन्होंने जितना भी रहस्य लिखा, सब का सब किस पे लिखा है? प्रकृति को माध्यम बनाते हुए, कभी नदियों को, कभी पक्षियों को, कभी हवाओं को, कभी मतलब पूरा का पूरा प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने जितना भी रहस्य बनाया है वो प्रकृति के माध्यम से अपनी बात को कही है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला। नेक्स्ट है, रविंद्र कविता कानन किस विधा की रचना है? रविंद्र कविता कानन ये आपकी समीक्षात्मक रचना है। कैसी रचना है? समीक्षात्मक। नेक्स्ट है, पल्लव और पंत। पल्लव और पंत किसकी कृति है? पल्लव और पंत आपको बताना है, निराला जी की रचना है। कैसी रचना है? आलोचनात्मक रचना। एक प्रश्न तो आपको ये मिलेगा कि निराला जी की। अब पल्लव और पंत अगर पूछा जाए किस विधा की है, तो आलोचनात्मक रचना है। नेक्स्ट है, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द किसकी निबंध कृति है? ये क्या है? विधा कौन सी है? निबंध। किसकी रचना है? अमंगल के स्थान पर मंगल, ये आपके बताना है आपको। तो ये आपके डॉक्टर नंदलाल, सॉरी चंद्र शर्मा गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से हिंदी शब्द सागर, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हिंदी शब्द सागर की भूमिका ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में 1929 में, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका से लिखा था, जिसको आगे चल के हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका से 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके संपादक थे, उन्होंने लिखा हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी शब्द सागर के संपादक थे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से हम जानते हैं। शशांक अनूदित उपन्यास के रचयिता कौन है? शशांक अनूदित यानी कि अनुवादित किया हुआ उपन्यास किसका है? ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है उमर खयाम की रुबाइयां के रचयिता कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रविंद्र कविता कानन, अभी पूछा रविंद्र कविता कानन विधा कौन सी है? ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, विधा कौन सी है। अभी पूछा गया रचयिता कौन है, रचयिता मतलब किसने लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किसने लिखी हुई है। ये है आपके निराला जी की रचना। पंत पल्लव और रविंद्र कविता कानन दोनों ही रचना निराला जी की हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी निराला जी की व्यंग प्रधान रचना है? तो व्यंग प्रधान रचना जो है कुकुरमुत्ता है। राम की शक्ति पूजा कैसी है? एक लंबी कविता है। तुलसीदास क्या है? खंड काव्य। चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका खंड काव्य, लिख लीजिए आप इस पर। और ये वाली आपकी एक शोक गीत है, इन्होंने अपनी बेटी की याद में एक लंबी कविता भी है, लेकिन लंबी कविता कैसे? शोक गीत के रूप में। राम की शक्ति पूजा में उन्होंने आत्मपीड़न लिखा है। तुलसीदास एक खंड काव्य, कुकुरमुत्ता एक व्यंग काव्य है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक कौन है? साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, ये है आपके गंगा प्रसाद पांडे जी की रचना है। नेक्स्ट है पंत जी की कृति ज्योत्सना जो है आपको बताना है किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की। एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में मिल गया है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, वीडियो 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पंत जी की रचना कौन सी? ज्योत्सना। अब पूछा गया है कि ये विधा कौन सी है। हमारे लिए एक ही प्रश्न को 2 से 4 तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए जब भी पढ़े तो विधा किसकी रचना है, क्या है, ठीक है, कविता है, कहानी है, आपको इस तरीके से आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये है आपका काव्य नाटक है। नेक्स्ट है प्रथम आयाम किसकी रचना है? प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है, यानी कि सबसे पहली रचना मतलब किसकी है? तो ये है आपके महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम। अगर बुद्ध चरितम संस्कृत में पूछी जाती है तो किसकी रचना है? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में लिख के। ये अगर संस्कृत की रचना है तो अश्व घोष की बुद्ध चरितम संस्कृत में, लेकिन हिंदी में अगर पूछी जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरितम संस्कृत में अश्व घोष की है, लेकिन हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि एक बार पढ़ लिया, हमें बार बार अभ्यास करना है। सिमिलर रचना है, किसी में चंपू काव्य है तो कोई नाटक है तो कोई कुछ है। जैसे पिछली क्लास में बताया झांसी की रानी, कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, लेकिन अगर उपन्यास है तो वृंदावन लाल वर्मा का। तो इस एक जैसी रचना है। चिंतामणि, ये भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और विधा कौन सी है? निबंध संग्रह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिंतामणि। भाग 1 और भाग 2 इस तरीके से भी है, आपको बताना है भाग 1 में कौन कौन से निबंध संकलित है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो काव्य कला और अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है? आपको बताना है काव्य कला निबंध संग्रह, ये आपके जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट है रसग रंजन निबंध संग्रह, ये भी निबंधों बहुत सारे निबंध संग्रह, यानी कि निबंधों का एक से संग्रह कर देना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को रसग रंजन इनको कहा भी जाता है, इनकी उपाधि भी रसग रंजन किसको कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। और इनकी निबंध जो है संग्रह है रसग रंजन, किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो 200 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।